इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज देखो, स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर के है। हमारे जो पीएम हैं उन्होंने स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया है। मतलब जो भी व्हीकल्स जो एक टाइम के बाद में पुराने हो गए हैं उनको खत्म करके नए व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना और जो पुराने व्हीकल्स हैं उनके इंपॉर्टेंट सामान को उस नए व्हीकल्स में लगाना। इसकी वजह से जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, स्क्रैपिंग जो इंडस्ट्री है उसमें न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा जो हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है पुराने व्हीकल्स की वजह से, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा एमिट करते हैं वो, उसकी वजह से, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा स्क्रैपिंग पॉलिसी के। एक्सप्लेन पेज पर इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है, वहाँ पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान को लेकर के। अफगानिस्तान में जिस तरीके से थोड़े ही समय में तालिबान ने कंप्लीट अफगानिस्तान को अपने अंडर करने की कोशिश की है। वहाँ की जो कैपिटल है काबुल, हालांकि वो अभी तालिबान के पास नहीं गई है तालिबान, लेकिन उसे कुछ ही कदम की दूरी पर है। उसके आसपास वाले रीजन को देख लीजिए और जो कंप्लीट बॉर्डर वाला एरियाज है जो अफगानिस्तान अदर कंट्रीज के साथ में शेयर करता है, उनके ऊपर भी तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। इससे आपको पता चल रहा है ना कि टेररिज्म जो है ना वो कितने हावी तरीके से, कितने मतलब आप देखो कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से कुछ ही समय में जिस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूएसए ने 20 ईयर्स लगा दिए, लेकिन वो काउंटर हो ही नहीं पाया। उससे पहले यूएसएसआर ने यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा आर्मी, बहुत ज़्यादा वेपन्स यहाँ पर इन्वेस्ट किए, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल करके आया। और प्रेजेंट टाइम में यूएसए ने जब 20 ईयर्स के बाद में यूएसए यहाँ से जा रहा है वापस, लेकिन तब भी कुछ ही समय में जो तालिबान है उनके सोल्जर्स इतनी संख्या में इंक्रीज हो गए कि ऐसा लगता है कि तालिबान टेररिज्म कभी खत्म ही नहीं हुआ था। मतलब इतने साल के बाद में भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। इससे पता है क्या लगता है? इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो टेररिज्म को रेगुलर पनाह मिल रही थी। कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि रेगुलर उसको से शांत तरीके से, सीक्रेसी तरीके से उसको पनपाया जा रहा था, डेवलप किया जा रहा था। और उसी का नतीजा है कि कुछ समय में ही तालिबान ने कंप्लीट अफगानिस्तान को अपने अंडर करने की कोशिश कर ली है। यहाँ पर ये जो दो आर्टिकल हैं वो रिलेटेड है पार्लियामेंट के मानसून सेशन को लेकर के। यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं मिस्टर वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बोला कि ऐसी कमेटी डिक्लेयर होनी चाहिए, ऐसी कमेटी हो जो कमेटी डिसाइड करे एथिक्स के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में, और स्पेशल तरीके से कि मतलब उसकी रिकमेंडेशन को माना जाए इन कमेटीज़ की। और ये जो कमेटी है वो डिसाइड करे कि जो एमपी है वो किस तरीके से पार्लियामेंट में, हाउस में अपना मतलब बिहेवियर रखेंगे, और अगर उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करते हैं तो उनको क्या किया जाए, उनको डिसमिस किया जाए। सेम तरीके से यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने बोला है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि अपोजिशन ने, जो गवर्नमेंट है उसने अपोजिशन को तो बोलने ही नहीं दिया इस मानसून सेशन में। हम बोलेंगे कहाँ से जब भाई हमारी आवाज़ को ही नहीं सुना जा रहा है, तो हम अपने इश्यूज उठाएंगे कैसे? देखो, ये तो प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें ये तो आरोप लगता है कि बहुत सारे बिल गवर्नमेंट ने पास करवाए और बिना किसी डिस्कशन के उन बिल्स को पास करवाया। मतलब पार्लियामेंट की जो वैल्यू है उसको डिग्रेड करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। और ये समय के साथ में ये जो तरीका है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले जब पार्लियामेंट के सेशन थे उस समय ऐसा नहीं था, उस समय भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ में जो परसेंटेज है ना, जो डिग्री है वो बढ़ता जा रहा है। पहले कम था, अब ये जो डिग्री है वो इस साइड बढ़ता जा रहा है। मतलब ज़्यादा संख्या में बिल्स विदाउट डिस्कशन, विदाउट प्रोसीजर के पास करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे रिलेटेड है ये न्यूज़। एक सेकेंड देखो, कल इंडिपेंडेंस डे को हमारा जो इंडिया है वो 75 ईयर्स में प्रवेश कर रहा है। उसको लेकर के काफ़ी अच्छी एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी अटैक से बचा जा सके। और प्रेजेंट टाइम में आपने जम्मू एंड कश्मीर में देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन अटैक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने तैयारी की है सिक्योरिटी के हिसाब से कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर टेररिस्ट जो हैं वो कोशिश करते हैं कि ड्रोन की सहायता से सिक्योरिटी को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो उसके लिए भी हमने काउंटर में प्रयास कर लिए हैं, तैयारी कर ली है।
सेंटर ने बोला है कि 1 जुलाई 2022 से न्यू प्लास्टिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी। इसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसको आप रीयूज नहीं कर सकते, एक बार यूज होने के बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो इस प्लास्टिक को बैन किया जाएगा। क्योंकि इसको देखो डंप भी आप कर दोगे तो इसको बना लेने के बाद में डंप भी कर दोगे तो ये अगर आप अर्थ में काफ़ी लंबे समय तक भी इसको रखते हो लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर आप अर्थ में इसको डंप करते हो तो धीरे धीरे हमारे सॉइल में, धीरे धीरे जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें ये प्लास्टिक के अवशेष मिलने लग जाते हैं। अब प्लास्टिक के अवशेष मिलेंगे तो धीरे धीरे सॉइल में मिलेंगे तो हमारे फूड में आने लग जाएंगे, वाटर में आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो डिजीज़ का लेवल इंक्रीज होगा और जो बॉडी में प्लास्टिक आएगा तो उसकी वजह से अदर इफेक्ट्स भी आएंगे। तो इस सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देखिए, 5 अगस्त 2019 की बात है। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिमूव कर दिया जाता है और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में चेंज कर दिया जाता है, एक यूटी जम्मू एंड कश्मीर और एक यूटी लद्दाख। अब इसके बारे में जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने पहले पूछा, शुरुआत उसने की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि आपने जो भी प्रोसीजर अपनाया आर्टिकल 370 को हटाने के लिए उसको आप क्या कीजिए हमें बताइए। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके लिए मना कर दिया। उसके बाद में कैबिनेट सेक्रेटरीट से उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला, उन्होंने भी इसको मना कर दिया कि देखो जब तक कोई मुद्दा कंप्लीट नहीं होता तब तक उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बाहर नहीं निकाली जा सकती। बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने ये आरटीआई एप्लीकेशन दिया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कि आप इसके बारे में दीजिए हमें जानकारी। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ये बोला है कि जो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 का सब क्लोज 1 है वो क्या करता है, वो कुछ सीमाएं लगाता है, कुछ लिमिटेशंस लगाता है कि मान लो आपसे कोई जानकारी हासिल की जा रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, तो अगर उस जानकारी से कंट्री की सिक्योरिटी को हानि पहुंचती है, कंट्री की इंटीग्रिटी को हानि पहुंचती है, तो आप वो मतलब बाध्य नहीं है, आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि आपको वो सारी जो इंफॉर्मेशन है उनको शेयर ही करना है। तो इस आर्टिकल में सीआईसी के बारे में बेसिक फैक्ट देखेंगे, आरटीआई जो एक्ट है उसके बारे में बेसिक फैक्ट देखेंगे। शुरुआत करते हैं सीआईसी से। ये जो सीआईसी है ना, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपको इसी तरीके से किसी भी बॉडी को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसमें एक स्टेटमेंट ये भी दे देंगे कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो बॉडीज़ हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं या कैसी हैं, ठीक है। तो सीआईसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी मतलब मेन जो फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में बताया गया था वो तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के प्रोविजन के तहत में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे होगी, कॉन्स्टिट्यूशन तो 1947 से हमारा बनना स्टार्ट हो गया था और 1949 में तो बन के कंप्लीट भी हो गया था, ओके। इसके जो मेंबर्स हैं ना सीआईसी की, वो उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर और होंगे। इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट को एक कमेटी रिकमेंडेशन देती है। अब उस कमेटी के पीएम हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको पीएम रिकमेंडेट करे। ये 3 लोग मिलकर के प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं और फिर प्रेसिडेंट उन लोगों को अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर की अगर बात करें तो टेन्योर में बताया गया है कि 65 ईयर्स मैक्सिमम एज डिसाइड की गई है और इसके अलावा जो भी टाइम पीरियड है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करने के लिए बोला गया है। इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है, मतलब अगर एक बार कोई व्यक्ति चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में उसको अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद में वो दोबारा से रीअपॉइंट उनका नहीं होता है। अब देखो
इनको कोई भी इंक्वायरी, अगर इनको, इनकी पावर क्या है, इनको कोई भी इंक्वायरी रिसीव होती है कि कोई भी कंप्लेंट किसी पर्सन के द्वारा डाली गई आरटीआई एक्ट के तहत, तो ये क्या कर सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि इस इंक्वायरी के तहत इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेकिन रीजनेबल ग्राउंड, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कंट्री की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की अगर बात किया जाए तो ये मना भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मना किया किसने, सीआईसी ने इंडियन एक्सप्रेस को। ओके, तो ये सीआईसी के बारे में हमने देखा। सेम इसी तरीके से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है, और इसमें भी एक तो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और 10 मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इनको भी जो चीफ मिनिस्टर की एक कमेटी होती है वो इनको हेडेड करती है, मतलब चीफ मिनिस्टर की कमेटी गवर्नर को आदेश देती है और फिर गवर्नर जो है वो उनको अपॉइंट करता है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की हम बात कर लेते हैं। 1986 का में इस एक्ट के बारे में शुरुआत होती है। 1986 के समय में एक केस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आर्टिकल 19 जब तक अधूरा है, मतलब आर्टिकल 19 में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तक अधूरा है, जब तक लोगों के पास में उसके पास बोलने के लिए इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो पहले आप इन्फॉर्मेशन तो शेयर करो ना। इसी को लेकर के ये आधार बना था 1986 में, और 2005 में जाकर के इसके ऊपर वर्क हो पाया। तो जब तक आप फ्रीडम ऑफ स्पीच अधूरा है, जब तक लोगों के पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन होगी तभी तो लोगों को स्पीच होगा ना, तभी तो वो बोल पाएंगे। इंफॉर्मेशन पहले होना ज़्यादा जरूरी है। जो आरटीआई एक्ट है उसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज है असम कैटल बिल पास्ड अमिड अपोजिशन वॉकआउट। यहां पर देखिए, असम में कैटल बिल पास किया गया है। इस कैटल बिल में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आसाम गवर्नमेंट ने इस बिल में ये बोला है कि ऐसे लोग जैसे हिंदू, सिख, ऐसे लोग जो बीफ को कंज्यूम नहीं करते, या फिर मंदिर वाला इलाका हो गया, या फिर और जैसे वैष्णव मोनेस्ट्री जिनको बोलते हैं सत्र, ये इन जगह के, इनके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आप क्या नहीं कर सकते, बीफ को बेच नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ना, वो पुअरेस्ट और पुअर लोग जो अपनी लाइवलीहुड के लिए बीफ को बेचते हैं, उनके लिए लाइवलीहुड के लिए खतरा उत्पन्न होगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, जो बीजेडी है उसने मांग की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सेंसस आधारित, कास्ट आधारित सेंसस होनी चाहिए, कास्ट आधारित सेंसस होनी चाहिए। अब उन्होंने बोला है कि उनके यहाँ पर जो पंचायत पोल्स होंगे उनमें वो 27% ओबीसी को कोटा प्रदान करेंगे। देखो, कास्ट बेस्ड जो सेंसस है उसके लिए कुछ प्रॉफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। प्रॉफिट अगर ये हैं, प्रॉफिट से हमें ये पता चलेगा, क्लियर इमेजिनेशन आ जाएगी कि इंडिया में कितनी जो कास्ट है वो कितनी मेजोरिटी में है, कितनी माइनॉरिटी में है। दूसरा क्या होगा कि देखो, अगर जो चीज़ मेजोरिटी में है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो वोट आधारित है, और वोट के लिए मेजोरिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जो माइनॉरिटी है उनके लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो यही तो मेन प्रॉब्लम है ना। तो क्लियर, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो। 1931 तक हमारे इंडिया में होती थी, बाद में उसको मना कर दिया गया। उसके हालांकि 1941 के समय हुई, लेकिन उसके जो डाटा हैं वो पब्लिश नहीं हुए थे। 2011 में SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेसिस के आधार पर कास्ट सेंसस हुई थी, लेकिन उसके जो डाटा हैं वो कभी पब्लिश ही नहीं हुए। ओके, अब देखो इसके प्रॉफिट भी हैं कि देखो, अगर हमें पता चलेगा कि माइनॉरिटी में है, इनकी हालत खराब है, तो इनके लिए गवर्नमेंट नई इनिशिएटिव लेकर के आ सकती है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो मेजोरिटी बेसिस होएगी, और उसी के आधार पर कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे, कैंडिडेट का सिलेक्शन उसी आधार पर होगा, और जो माइनॉरिटी है उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल पाएगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जिसके आधार पर गवर्नमेंट के द्वारा मना किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो कोविड की थर्ड वेव को लेकर के आशंका जताई जा रही है, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि इस तरह पीडियाट्रिक
ऑक्सीजन बेड्स 6 स्टेट्स में बढ़ाने की बात बोली गई है, क्योंकि जो थर्ड वेव को लेकर के सबसे ज़्यादा ये बात बोली जा रही है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो अब एक्सप्लेन पेज से न्यूज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कशन किया गया है स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर के। पहले तालिबान के बारे में बताया गया है कि तालिबान ने कुछ समय में ही कितने एरिया को कवर कर लिया है। जैसे कि अगर आप अगस्त 6 से देखो तो जारांज, यहाँ पर ये सेहबगान, सार ए पुल, कुंडूज, तलकुलून, यहाँ पर आईबाक, पुल ए खुमरी, ये जो सारे मेजर सिटीज हैं, देखो यहाँ पर देखो तो 6 अगस्त से और प्रेजेंट टाइम में अभी भी कुछ जगह पर क्या चल रहा है, कंटेस्ट चल रहा है। इससे पता है क्या चलता है कि थोड़े ही समय में तालिबान ने सब कुछ अपने अंडर कैप्चर करने की कोशिश कर ली। यहाँ पर अप्रैल 13 का ये मैप दे रखा है कि किस एरिया में, जो रेड एरिया है ना वो तालिबान के अंडर वाला एरिया है। ये मई 11 का टाइम है, ये जून 16 का और जुलाई 20 का। ये देखिए कि जो रेड एरिया है वो कितना बढ़ता जा रहा है। मतलब तालिबान का ये प्रेजेंट टाइम का देखो कि प्रेजेंट टाइम में तालिबान ने कितने एरिया को कवर कर लिया है। ये काबुल वाला एरिया है और उसके पास तक, तभी तो बोला जा रहा है कि काबुल सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से, सॉरी, तालिबान से कुछ ही दूरी पर है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो तालिबान है उसने ना सिर्फ इंटरनल एरिया को कवर करने की कोशिश की है, बल्कि जो अफगानिस्तान का बॉर्डर एरियाज है ना, जो अदर कंट्रीज के, जैसे पाकिस्तान के साथ में, ईरान के साथ में, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान के साथ में, इंडिया के साथ में, इधर चाइना के साथ में, कोई भी एरिया जहाँ पर भी उसको लग रहा है कि ये अदर कंट्री से हो रहा है, जो उसके बॉर्डर पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, उन सबको सबसे पहले क्लोज करने की कोशिश की है। देखो ये जो मैप है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिटीज़ के नेम हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको किसी भी तरीके से एस्टेब्लिश करवाया जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की कंधार, थर्ड लार्जेस्ट सिटी है हेरात, इन सब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। हेरात यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखो, ये जारांज है, ईरान के साथ में बॉर्डर। जारांज आपको पता होगा ना, इंडिया ने जारांज डेलाराम हाईवे का निर्माण किया था ताकि अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बनाई जा सके। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर के, कि ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो ओल्ड कार्स को ही क्यों स्क्रैप करेगी और कैसे करेगी। देखो, मान लो आपका पर्सनल व्हीकल है और वो 20 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, या फिर इसके अलावा आपका कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो 15 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर के आई है। क्योंकि ये जो पुराने व्हीकल्स हैं वो नए प्रेजेंट टाइम में इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं बैठते, और जब फिट नहीं बैठते तो इसमें क्या होता है, चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। अब इसमें यह भी बोला गया है कि अगर हम स्क्रैपिंग पॉलिसी को अपनाएंगे तो जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप होगी, एनवायरनमेंट को कम नुकसान होगा। अब सबसे पहले इसमें बोला गया कि सर्कुलर इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो रीयूज, शेयरिंग, देखो यहाँ पर पूरी डेफिनेशन दे रखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी रीयूज, शेयरिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डेवलप करती है। और ये जो चीज़ें हैं वो एक क्लोज्ड लूप सिस्टम को क्रिएट करने का काम करती हैं। ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिसोर्सेज को यूज़ करने को मिनिमाइज, मतलब रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ हो, पुरानी जो चीज़ है उसको ही रीयूज़ करके नए जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का कम से कम काम हो। इसके अलावा जो वेस्ट है उसका जनरेशन कम से कम होता है, और पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशन को भी कम करता, मतलब इन चीज़ों के तो रिडक्शन पे काम करती है सर्कुलर इकोनॉमी, और इन चीज़ों का रीयूज़ किया जाता है। अब देखो, एक कार को जब स्क्रैप किया जाएगा तो उसका जो इंजन है उसके जो बेस्ट पार्ट्स हैं उनको रीयूज किया जा सकता है। उसके अलावा उनकी सीट्स हैं उन सबको यूज किया जा सकता है। हाँ, ये सेम वैसे ही है, कार को या फिर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को स्क्रैप करना वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पर जो शिप्स हैं उनको स्क्रैप किया जाता है, उनके जो बेस्ट पार्ट हैं उनको दोबारा से यूज किया जाता है। अब ये जो व्हीकल्स हैं, कितने व्हीकल्स इसके अंडर आते हैं स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंडर? तो इंडिया ने बताया कि प्रेजेंट टाइम में 51 लाख ऐसे मोटर व्हीकल्स हैं इंडिया में जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और 34 लाख ऐसे हैं जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इसके अलावा मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल ऐसे हैं 17 लाख जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं, मतलब उनके पास में कोई वैलिड
फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, वो रेगुलर हमारी रोड्स के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और एमिशन जो है उनसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इससे क्या होगा, स्क्रैपिंग पॉलिसी हम लेकर के आएंगे तो इसमें पार्लियामेंट में ये बात रखी गई थी कि जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है इससे जो इंडिया की इंडस्ट्री है, स्क्रैपिंग इंडस्ट्री, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया कि बहुत सारी जॉब जैसे 10,000 से करोड़ से लेकर के 35,000, मतलब इतना तो इन्वेस्टमेंट मिलेगा 10,000 करोड़ तक का तो गवर्नमेंट को, और लगभग 35,000 नई जॉब ये स्क्रैपिंग पॉलिसी मतलब इंट्रोड्यूस करेगी। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, तो इसमें बताया गया है कि जून 2024 से तो जो कार्स हैं उनके लिए, और जो छोटे व्हीकल्स, बड़े व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल, उनके अप्रैल 2023 से। ओके, अब देखो जो व्हीकल के ओनर हैं वो क्यों करवाएं, स्क्रैप क्यों करवाएं अपने पुराने साधन को। स्क्रैप करवाने से, अगर वो स्क्रैप करवाते हैं तो स्क्रैप करवाने से उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को वो जब नया साधन खरीदे, नया व्हीकल खरीदे तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनको टैक्स में फ़ायदा मिलेगा। जो नई गाड़ी है उसमें कुछ छूट मिलेगी, और भी बहुत सारी उनको छूट मिलेगी, जैसे टोल के ऊपर उनको छूट मिलेगी। इसके अलावा जो भी उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो ट्रेडेबल होगा, मतलब वो किसी और को भी बेच सकते हैं उस सर्टिफिकेट को और उससे पैसा कमा सकते हैं। ओके, अब इससे हमारी इकोनॉमी को क्या हेल्प होगी, इकोनॉमी को बहुत हेल्प होगी। देखो पूरे वर्ल्ड में सेम इसी तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है तो यूएस और ईयू में इसी तरीके का प्रोसीजर होता है। स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नई गाड़ियाँ बनानी पड़ती हैं, और जब नई गाड़ियाँ बनेंगी, नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, और जो नई गाड़ियाँ हैं उसमें एमिशन भी कम होगा, एमिशन कम होगा लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से, दोनों तरीके से, क्योंकि जब एमिशन कम होगा तो उसको कर्ब करने के लिए, उस एमिशन को कर्ब करने के लिए हमें कम खर्चा करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से इंडिया के लिए फ़ायदा है। ओके, अब जो ओल्ड पर्सन व्हीकल्स है ना, उनमें फिटनेस टेस्ट में कैसे किया जाएगा, उनमें फिटनेस टेस्ट ऐसे किया जाएगा कि नेचुरली तरीके से, मतलब मैन मेड जो है वो इंटरफियर नहीं होगा, मशीनों के थ्रू उनका पास किया जाएगा कि ये जो व्हीकल है वो फिटनेस टेस्ट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये फिटनेस सेंटर्स कैसे होंगे, फिटनेस सेंटर्स के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मेजरली हम चाहते हैं कि जैसी डिमांड है, मतलब किसी सिटी में बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा सेंटर्स होंगी, जहाँ पर कम व्हीकल हैं वहाँ कम सेंटर होंगी। लेकिन गवर्नमेंट कम से कम 718 सेंटर चाहती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी पर्सन है उसको ज़्यादा दूर अपने व्हीकल को स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत जांच करवाने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ज़्यादा पास ही हो, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने की कोशिश न करनी पड़े। और जब लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा तो हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो सीधी सी बात है, कुछ भी नई पॉलिसी में जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब इसके अलावा स्क्रैपिंग सेंटर की बताइए तो देखो टेस्टिंग सेंटर्स हैं। स्क्रैपिंग सेंटर के बारे में बताई गई है कि इंडिया में कोई नया नहीं है, अभी भी ग्रेटर नोएडा में हमारे यहाँ पर स्क्रैपिंग सेंटर चलता है, जो महिंद्रा के बीच में और स्टेट ओन्ड MSTC लिमिटेड के बीच में है। नेक्स्ट आर्टिकल है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखो अभी हमारे पार्लियामेंट में ST लिस्ट को लेकर के अमेंडमेंट होता है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी ट्राइब्स हैं और उनका जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनका गलत नाम यूज़ कर लिए गए थे, कहीं पर उनकी एक भाग को ही इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसमें कुछ चेंज किया गया है और अब बहुत सारी जो जातियां हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि जो नागा ट्राइब है उसको इसमें हटाया गया है, उसके कुछ पार्ट को इसमें रिप्लेस किया गया है। और नागा तो देखो नागालैंड का कुछ एरिया और जो अदर वहाँ पर आसाम का, अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का, इस एरिया को चाकर के मिला करके वो अलग से अपना स्टेट बनाना चाहते हैं, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का ये कारण है कि हमारी जो मांग है ना तो सिर्फ उसको सुना गया, और जो पहले से हमें कुछ मिले हुए थे, कुछ अलग तरीके के प्रॉफिट्स मिले हुए थे, उनको भी गवर्नमेंट ने छीन लिया है। तो ये एक विरोध आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री आंसर आया है कि वहाँ की जो SC ST लिस्ट है उसमें जो भी जातियाँ शामिल होगी उन्होंने सेटिस्फैक्शन इसके लिए दिखाया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।